नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना में अपराधियों का आतंक है, खौफ है और पुलिस की जो चुस्ती दुरुस्ती है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल यही कि आखिर ये फायरिंग के मामले क्यों सामने आ रहे हैं और पुलिस इसमें नाकाम, रोकने में नाकाम क्यों साबित हो रही है। ये पटना से बड़ी खबर, जहां बेखौफ अपराधियों का आतंक देखने को मिला है। 48 घंटे के अंदर तीसरी गोलीबारी हो चुकी है। खबर है कि जगनपुरा में एक शख्स को गोली मारी गई है। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। तो राजधानी पटना और उसके जो आसपास के इलाके हैं, ये अब गोलियों से इलाके गूंज रहे हैं। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, लगातार गोलीबारी की घटना सामने आ रही है, पटना दहशत में है। जो फिर से घटना सामने आई है जगनपुरा की, क्या पूरा मामला यहां सामने आया है? देखिए, बिल्कुल अभी जो प्राइमेफेसी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार जगनपुरा इलाका ये रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र है और यहाँ पर एक शख्स को गोली मारी गई है। एक बार फिर से राजधानी पटना में फायरिंग की वारदात। सबसे बड़ी बात है कि शनिवार की देर रात 12:30 बजे तक पटना के एसएसपी अवकाश कुमार मीटिंग करते रहे अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, जिसमें तमाम डीएसपी, एएसपी और सिटी एसपी मौजूद थे। और उसमें शहर के अंदर फायरिंग की घटना कैसे रोकी जाए, कैसे अपराधियों पर कंट्रोल पाया जाए, इसको लेकर डिस्कशन चल रहा था। और उसके बाद फिर देखिए, कल के गैप के बाद आज एक बार फिर से फायरिंग की घटना हुई, एक शख्स को गोली मार दी गई। तो लगातार राजधानी पटना में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इस पर पूरी तरीके से नियंत्रण पुलिस के बूते की बाहर की बात लग रही है। अभी आपको मैं बता दूं कि जो वहां पर एसके पुरी थाना क्षेत्र के हड़ताली मोड़ के पास फायरिंग, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, 8 राउंड फायरिंग हो गई। उसके बाद इस पे स्ट्रेटेजी बन ही रही थी कि आज अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस को खुली चुनौती दी है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो क्रिमिनल्स है उनको आइडेंटिफाई कर पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। देखना होगा पुलिस कैसे इस पूरे मामले का डिटेक्शन करती है। लेकिन फिर से एक बार पटना पुलिस को चुनौती मिली और पटना बिल्कुल, तो पटना पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, एक और बड़ी खबर जो है वो हम आपको दानापुर से बता रहे हैं, जहां पर देखिए पटना के अलग अलग इलाके, जहां पर दहशत है, खौफ है, क्योंकि यहां पर लगातार फायरिंग की घटनाएं हो रही है, आपसी झड़प हो रही है। और बता दें कि मनेर में 2 गुट में भिड़ंत हुई, दर्जनों राउंड फायरिंग से लोगों में दहशत है। पुरानी रंजिश में यहां पथराव हुआ, फायरिंग की गई, मौके से 18 खोखा अब तक बरामद किया जा चुका है। दोनों पक्ष से 2 लोग घायल हैं। राजदेव सिंह और हरेंद्र सिंह के बीच ये रंजिश बताई जा रही है और दोनों के बीच पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है और इसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को लेकर के ये फायरिंग हुई है। और देखिए, पटना से एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 थानाध्यक्ष को शो कॉज जारी किया गया है। दीघा गांधी मैदान थानाध्यक्ष को शो कॉज मिला है। इसके साथ साथ पीर बहोर थाना के थानाध्यक्ष को भी शो कॉज जारी किया गया है। मामले में 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं। सभी पर लापरवाही का आरोप, 1 दारोगा, 2 एएसआई, 3 पुलिसकर्मी पर गाजगिरी है। हड़ताली मोड़ के पास यह फायरिंग हुई थी। इसके पूरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया था। और देखिए, ये घटनाक्रम पिछले कुछ घंटों में, ये गोलीबारी और इस गोलीबारी के बाद से सवाल यही कि क्या पटना में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। और सवाल यह भी है कि अपराधियों पर एक्शन में पुलिस कब आएगी। और सवाल इस 48 घंटे में फायरिंग की 3 घटना को लेकर के यह भी कि 1-2 जवानों के निलंबन से क्या पुलिस चुस्त होगी। और सवाल यह भी है कि राजधानी पटना में लोग सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे। अब देखिए, राजधानी पटना के बाद से कुछ और जिलों का भी हाल जान लेते हैं, जहां पर क्राइम की घटनाएं अंजाम दी जा रही है। बेगूसराय से खबर सामने आई रही है, जहां पर एक शिक्षक को निशाना बनाया गया है, उन्हें गोली मारी गई है। शिक्षक अभी घायल हैं, जो फिलहाल इलाजरत हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस या छानबीन जो है वो चल रही है। घर से बुला करके गोली मारी गई है। बता दें कि घायल शिक्षक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर के पास की है। घायल शिक्षक के भाई ने बताया है कि किसी ने सुमन को भोज खाने के नाम पर घर से बुलाया और बाहर ले जाकर गोली मार दी। पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। ये टीचर है, संदेह था, इसको हरिओम कुमार घर से बुला के ले गया। हम जा रहे थे बाबा धाम। अच्छा। ये 3:30-4 बजे घर से निकला था। हम लोग को पता, पूरा गाँव घर में होगा, हम लोग को कोई पता नहीं था। सुमन सौरभ
घर गौरा मेरा छोटा भाई है। और देखिए दरभंगा से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। तो चाहे वो पटना हो, बेगूसराय हो, दरभंगा हो, इन तमाम जिलों में जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर सवाल उठ रहे हैं। सिर काट कर युवक की हत्या की खबर जो है वो सामने आ रही है। युवक की बेरहमी से हत्या की गई है। दरभंगा से बड़ी खबर, जहां सिर को अलग करके तालाब में फेंका हुआ था। सुबह सुबह शव मिलने से इलाके में सनसनी है। गुलजार के रूप में मृतक की पहचान हुई है। बहादुरपुर आंखोपुर के मनका तालाब से ये शव मिला है। मौके पर पुलिस पहुंची है, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और खबर वैशाली से है, जहां पर आपसी विवाद में मारपीट हुई है। बताया जाए कि जमीनी विवाद को लेकर के ये मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस जो है मामले की तफ्तीश में जुटी है। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये तस्वीर देखिए मारपीट की भी सामने आई है, जहां घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना लालगंज थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव की है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उसका 2 बेटा है, 2 बेटी मारा, उसका फिर दादा दादी मारा। झगड़ा कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ इसके बाद? कैसे शुरू हुआ, वो जमीन के लेकर थोड़ा शुरू हुआ। झगड़ा तो थोड़ा चल ही रहा था, लेकिन वो लोग दादा ससुर के जो पिताजी थे वो बांट करके चले गए थे। दोनों आदमी के आधे हाथ कर दिए। उसके बाद क्योंकि मैंने वो लोग कहे कि हम लोग का रोड पर चाहिए, तो पहले के जमाने के तो कहता था कि हम अंदर लेंगे जजात अभी करने के लिए। तो हमारे दादा मतलब उस बंटवारा को नहीं मान रहा था लोग, नहीं माना। खबर मोतिहारी से है, जहां पर फर्जी राशन कार्ड, आधार कार्ड बनाने के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये फर्जीवाड़ा गैंग जो है वो भोले भाले लोगों को फंसाता है और उनसे पैसे ऐंठता है। बता दें कि पुलिस ने पहाड़पुर थाने के दुधियावा और तेजपुरिया से एक रैकेट को पकड़ा है, जो भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। इस रैकेट के 4 सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से कई हाईटेक मशीन, आधार कार्ड, राशन कार्ड बरामद किए गए हैं। फर्जी तरीके से राशन कार्ड एवं अन्य कार्ड जो है वो बनाने का काम किया जा रहा है, और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया। और जो छापामारी के तहत गिरफ्तारी की गई है वो है रेहान सैफी, उम्र 29 वर्ष, पिता हारून रशीद, घर लधुनिया, वार्ड नंबर 11, थाना पहाड़पुर, जिला मोतिहारी। सूरज कुमार, उम्र 23 वर्ष, पिता लक्ष्मीकांत। खबर पटना के पालीगंज से है, जहां पर शादी का भोज खाना लोगों को महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि शादी का भोज खाने के बाद से करीब 30 लोग जो हैं वो बीमार पड़ गए, जिनके बाद से आनंद फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वो इलाजरत थे। हालांकि सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर ने कहा है कि फूड पॉइजनिंग के कारण इन लोगों की तबीयत बिगड़ी है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए फूड पॉइजनिंग, और जिसकी वजह से ये लोग बीमार पड़ गए। 30 के करीब इनकी संख्या है। सभी इलाजरत हैं। डॉक्टर ने बताया कि खतरे से ये लोग बाहर हैं और कुछ देर में डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। और खबर समस्तीपुर से है, जहां पर सड़क हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि बाराती सड़क हादसे का शिकार हो गए, कई घायल हो गए हैं, जो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। वहां से तस्वीर जो सामने आई है, तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां बारात जा रही कार जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में 2 बाराती की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा बाराती घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना है, स्कॉर्पियो में लगभग 10-11 लोग थे, जो कि दलसिंहसराय से भगवानपुर के लिए जा रहा था बारात में, दोस्त की शादी था। उसी के दरमियान जो रात में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बबन कुमार और सौरभ कुमार वो ऑन स्पॉट मौत हो गया है। एक्सीडेंट हुआ है यहाँ मैसारी के पास। अच्छा, जा कहाँ रहा था? जा रहा था भगवानपुर। अच्छा, किसके यहाँ किसकी शादी थी? शादी दोस्त का था।
और पटना से इस बीच बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से हलचल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंच गए और उनके साथ मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। तो देखिए, इन दिनों काफी एक्टिव नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू दफ्तर अचानक से सीएम नीतीश कुमार पहुंच गए, जहां पार्टी दफ्तर का वो जायजा ले रहे हैं। आनंद अमृतराज हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। आनंद, पहुंचे हैं जेडीयू दफ्तर, जायजा ले रहे हैं, क्या वहां से आपके पास अपडेट है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से सीएम जेडीयू दफ्तर पहुंचे और लगभग 10 मिनट वहां पे रुके। उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी मौजूद थे और लगभग 10 मिनट तक वो पहुंचे और उन्होंने पार्टी दफ्तर का जायजा लिया और कुछ लोगों से मुलाकात भी की। जाहिर तौर से दिल्ली में जो एनडीए की बैठक थी, मुख्यमंत्री की बैठक, उसमें शामिल होने के बाद पटना पहुंचे और आज से फिर हरकत में लगातार मुख्यमंत्री हैं। अब से 10 मिनट के आसपास जेडीयू दफ्तर को जाने के बाद वो एलएन की ओर रवाना हो गए, जहां पे एक कार्यक्रम में उन्हें भाग लेना है। तो जाहिर तौर पर पटना पहुंचते मुख्यमंत्री एक बार फिर से पूरे एक्टिव मोड में दिख रहे हैं और सबसे पहले पार्टी दफ्तर पहुंचकर कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और अचानक से पार्टी दफ्तर पहुंचने पर पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो भी काफी उत्साहित थे और अचानक से लोग हैरान भी थे कि मुख्यमंत्री अचानक से जेडीयू दफ्तर पहुंचे। तो जाहिर तौर पर चुनावी साल है, चुनावी साल में मुख्यमंत्री का लगातार एक्टिव होना और पार्टी दफ्तर में भी आना जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करता है और इसी वजह से मुख्यमंत्री का कल देर शाम के बाद पटना पहुंचते हैं और आज से लगातार वो कभी पार्टी दफ्तर जा रहे हैं और फिर दूसरे कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तो चुनावी साल में मुख्यमंत्री का इस तरीके से एक्टिव होना न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि एनडीए के लिए भी काफी फायदेमंद हो सकता है और लगातार एक्टिव मोड में रहने से तमाम जो मशीनरियां होती हैं, माफ कीजिएगा, वो भी एक्टिव मोड में रहती है और पार्टी दफ्तर पहुंचने से जो भी कार्यकर्ता और नेताओं से मुलाकात उनकी हुई वो तमाम लोग एनर्जाइज हुए और उनमें एक नया उत्साह का भी संचार हुआ। तो जैसा मुख्यमंत्री के जब पार्टी दफ्तर में पहुंचने से जेडीयू में काफी उल्लास देखा जा रहा है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका, आनंद। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है और इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के साथ किया गया है। तो जो खबर सामने आ रही है कि बड़ोदरा में रोड शो का अपना जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके साथ साथ बता दें कि बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां देने वाले हैं। तो ये तस्वीर जो है, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रोलिंग स्टार वर्कशॉप का लोकार्पण में शामिल हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके शुरू होने से देश को पहला 9000 HP का लोकोमोटिव इंजन मिल जाएगा। ये सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पीएम अपने 2 दिन के दौरे में 4 शहर में रोड शो और 3 जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी कल भी हजारों करोड़ों की योजना की सौगात देंगे और ये दाहौड़ की तस्वीर जो है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए ये लोकोमोटिव इंजन और जिसका वो जायजा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। तो देखिए, गुजरात ये वो जगह जहां से खास नाता रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और यहां पहले दिन 24,000 करोड़ की जो योजना की सौगात की तस्वीर है। तो 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दाहोद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। दूसरी जो तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं रोड शो की ये तस्वीर है। कार्यक्रम की शुरुआत इसी रोड शो के साथ हुई, जहां पर देखिए काफी संख्या में सड़क के किनारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक झलक पाने को लेकर के और लोगों को भी ये भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के गुजरात के लिए अच्छा काम हो रहा है। तो 2 तस्वीरें आपको इस दौरे से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। वडाप्रधान नरेंद्र मोदी ने कर्मभूमि वडोदरा शहर से आयोजन જે છે તે કરવામાં આવ્યું છે વડોદરા એરપોર્ટ થી લઈને। बिल्कुल, तो देखिए पीएम मोदी जो गुजरात को 77,400 करोड़ की जो सौगात है वो दे रहे हैं और दाहोद में 24,000 करोड़ की योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। सीधी तस्वीर जहां लोकोमोटिव इंजन जिसका जायजा लेते हुए और मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जो है वो दाहोद की है, जहां रेलवे को लेकर के बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और दूसरी तस्वीर जो है वो बड़ोदरा की है, जहां पीएम मोदी ने रोड शो किया है। तो दाहोद और बड़ोदरा ये 2 जगहों की तस्वीरें ये बताने को काफी है कि गुजरात को लेकर के कितने फोकस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं।
तो ये तस्वीर है, चाहे वो रेलवे की सौगात हो या फिर बाकी योजनाओं की सौगात हो, वो गुजरात वासियों को मिल रहा है और गुजरात वासी भी इस तस्वीर को देख करके आनंदित होंगे। और देखिए पीएम के रोड शो में किस तरीके से समर्थकों की, वहां की जनता की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई दिखाई दे रही है और सड़क किनारे लोग तिरंगा हाथ में लिए हुए इस रोड शो के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो पीएम मोदी के बड़ोदरा में रोड शो की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर दाहोद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां दाहोद में 24,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो पीएम भुज में 53,400 करोड़ की योजना जो है वो शुरू कर रहे हैं और पीएम शहरी विकास वर्ष 2025 का भी शुभारंभ यहां पर करने वाले हैं। तो ये बेहद ही खास तस्वीर गुजरात से सामने आई है। दाहोद और वडोदरा की ये तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां वडोदरा रोड शो पर पीएम मोदी जब गए तो उन्होंने पोस्ट भी किया, इसकी की जानकारी भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह भी रहे हैं कि महान शहर में आकर के उन्हें खुशी भी हुई है, जहां 24,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। तो वडोदरा में शानदार रोड शो रहा, इस की अभिव्यक्ति खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है और ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो आशीर्वाद हमें मिला है उसको लेकर के उन्होंने आभार जताया है गुजरात के लोगों के लिए। तो दो तस्वीरें दाहोद की, वडोदरा की। આયોજન જે છે તે કરવામાં આવ્યું છે વડોદરા એરપોર્ટથી લઈને એરપોર્ટ સર્કલ અને એરપોર્ટ સર્કલ બાદ જે એરફોર્સનો ગેટ છે ત્યાં સુધી વડાપ્રધાન જે છે તે રોડ શો કરી રહ્યા છે અને અત્યારે દ્રશ્યો જે છે તે જોઈ શકાય છે કે વડોદરા શહેર જે છે। और देखिए गुजरात के बाद से 29 मई की तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचेंगे और इसको लेकर के खास करके जो बीजेपी नेता है उत्साहित है और कार्यक्रम की जो तैयारी है वो जोर शोर से की जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार पहुंचेंगे तो कई बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से अंजाम दिया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर भी बात रखेंगे। और आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो पहली जानकारी है वो बिहार से ही साझा भी किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वैसे 32 जगह जो है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। बता दें कि एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक 32 जगह होंगे जहां भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। 29 मई को पीएम मोदी राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 30 मई को वे रोहतास के विक्रमगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बिहार को 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। तो देखिए पहलगाम आतंकी हमला और उसके बाद से जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और उसका असर कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। खास करके अगर पूजा अनुष्ठानों की अगर बात करें तो इसमें उसका असर देखने को मिला है और कुछ ऐसी ही तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई है। और इस तस्वीर को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर में वीर सैनिकों की शौर्य गाथा जो है वो दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीर है जहां पूरे देश में जोश आई है और सिंदूर आज की तारीख में शौर्य का प्रतीक बन चुका है। कटिहार में बाबा श्याम मंदिर में ऑपरेशन सिंदूर की छाप दिख रही है। हर महीने आयोजित होने वाले कीर्तन को लेकर विशेष रूप से सजाया गया है। इस मुहिम में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े वीर सैनिकों की शौर्य गाथा को दर्शाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर भारत के विजय किस तरह से हर भारतीय को रोमांचित करता है, इसकी एक तस्वीर आपको बाबा श्याम के दरबार से दिखा रहे हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद के एक नज़ारा है जहां श्याम दरबार को ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट करने के लिए इस तरह से मनाया जा रहा है। जरा बात कर लेते हैं जो आयोजक है उन लोग से। क्या आयोजन है, क्या खास आयोजन? ये विजय उत्सव मना रहे हैं हम लोग बाबा श्याम के दरबार में। आज ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसका ये मना रहे हैं हम लोग बाबा श्याम के दरबार में। क्या कैसे सोच आया इस तरह से? तो पूरे भारतवर्ष में सिंदूर हुआ, सब विजय उत्सव सब मना रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम बाबा श्याम के दरबार में अपने सिंदूर की एक झलक दिखाते हैं और श्याम के दरबार में उसको मनाते हैं विजय उत्सव। हर महीने कुछ ना कुछ अलग थीम बनता है? हाँ जी, हर महीने। क्या आयोजन होता है? बाबा श्याम का कीर्तन करते हैं हम लोग सारे मिलकर। हर महीने जितने भी यंग युवा हैं सब मिलकर बाबा श्याम का कीर्तन करते हैं। क्या नाम है? धीरज कुमार सिंह। जो आयोजक है वो बता रहे हैं कि ये एक अनोखा आयोजन है और ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट करने के लिए इसका क्या आयोजन है, किस तरह से?
हम लोग हर महीने 12 कीर्तन परिवार एक कीर्तन करते हैं कटिहार में श्याम मंदिर अगरा चौक पे। तो हर महीने हम लोग अलग अलग थीम देते हैं। तो इस बार हमारे देश में पहलगाम में ऐसा हुआ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पे जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर उस थीम को दर्शाए कि किस तरह से हमारे देश के वीर जवानों ने सिंदूर ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसको श्याम बाबा के दरबार में दर्शाया गया। वही 12 कीर्तन परिवार से थीम पे आज दरबार बनाया श्याम बाबा का। ये हमारे देश के, मेरा नाम हुआ उत्तम कुमार अग्रवाल। तो देखिए निश्चित तौर पर ये श्याम दरबार में एक अनोखा आयोजन है। फिर एक बार आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर विजय के बाद हर भारतीय रोमांचित है और अब भी इसको इस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और देखिए वट सावित्री पूजा को लेकर के महिलाओं में खासा उत्साह है। वट सावित्री पूजा महिलाएं कर रही है। अपने पति की लंबी आयु की कामना भी ये महिलाएं करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना की इनकी तस्वीरें निकल करके सामने आई है। नवादा की ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं वट वृक्ष में धागे को बांधकर इस पूजा को कर रही हैं, पति की लंबी उम्र की कामना कर रही है। वट सावित्री पूजा को लेकर के उत्साह की ये तस्वीर सामने आई है, जहां पूजा के लिए सुबह से ही महिलाओं की भीड़ उमड़ी हुई है। और देखिए वट सावित्री पूजा की अगर बात करें तो जो शुभ मुहूर्त है वो 11 बजे की बात की ही है। और ऐसे में अब महिलाओं की जो संख्या है वट वृक्ष के पास से वो अब बढ़नी शुरू हो गई है, यानी कि महिलाएं और ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंच रही है और इस पूजा को वो कर रही है। बता दें कि महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए वट वृक्ष और यमदेव की पूजा करती हैं। ये अपने पति के लिए मनाया जाता है। क्या क्या चीज लगता है इसमें? इसमें मेन तो जो बर का पेड़ होता है उनका महत्व होता है ज़्यादा, और जो भी सीजन का फल है वो इसमें यूज़ किया जाता है। आज है वट सावित्री व्रत पूजन है। आज लोग महिलाएं लोगों जो है अपने अखंड सौभाग्यवती को रखने के लिए और अपने परिवार को सुख संपत्ति रखने के लिए वट सावित्री का व्रत करते हैं और उन वट सावित्री में जो है फेरी देते हैं। तो देखिए पति की लंबी आयु की कामना के लिए महिलाएं इस पूजा अर्चना को कर रही हैं। गोपालगंज से भी कुछ ऐसी खास तस्वीर सामने आई है, जहां महिलाएं 16 श्रृंगार करके अपने आप को सुहागिन होने की कामना वो कर रही हैं, पति की लंबी आयु की वो कामना कर रही हैं और यहाँ वो पहुंची हुई है। बता दें कि गोपालगंज में सुहागन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रही हैं। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। देश भर में वट सावित्री की पूजा श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। गोपालगंज में भी वट सावित्री की पूजा को लेकर सुबह से ही सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की परिक्रमा कर पूजा कर रही हैं। पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि की कामना को लेकर ये व्रत की जा रही है। सावित्री सत्यवान की कथा भी सुनी जा रही है। गोपालगंज के ये जादूपुर स्थित दुर्गा मंदिर है, जहां पर सुबह से ही वट सावित्री की पूजा के लिए महिलाओं की लंबी कतार लगी हुई है। आज का दिन बहुत खास है सुहागिन महिलाओं के लिए, क्योंकि वट सावित्री कृष्ण ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इसी दिन ने सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने सत्यवान का प्राण, अपने पति का प्राण वापस लाया था। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि ये मेरा पहला वट सावित्री का व्रत है। शादी के 2 साल बाद मैंने पहली बार ये व्रत उठाया है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवती मानती हूँ कि मुझे ये व्रत उठाने का मौका मिला। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। औरतें इंतज़ार करती है अपनी ये व्रत के लिए, कई साल से, साल भर लग जाता है व्रत करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है व्रत करने के लिए, अपने पति के लंबी उम्र के लिए करती है व्रत ये औरतें। वट वृक्ष की परिक्रमा कर पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।